Good morning, students. Today we are going to discuss gastrointestinal agents. Gastrointestinal agents क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, और उससे भी पहले gastrointestinal tract क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Then we'll move on to acidifiers. सबसे पहली कैटेगरी ऑफ gastrointestinal agents है हमारे पास acidifiers, जो एसिड कंटेंट को रिस्टोर कराते हैं हमारी स्टमक के अंदर. इनकी क्या क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं, उसके बाद दो आपके सिलेबस में गिवन है. फर्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड एंड सेकंड इज डाइल्यूट HCl. इनकी प्रॉपर्टीज, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनकी रिएक्शंस, सब कुछ करेंगे. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और GIT ट्रैक्ट, इसको ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है. ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? वो सिस्टम आपकी बॉडी का जो डाइजेशन करवाता है. जो भी आप फूड लेते हो उसको डाइजेस्ट करवाने में हमारी हेल्प जो कराता है, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, and it is composed of gastrointestinal tract. और gastrointestinal tract क्या है हमारे पास? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है. कहां से शुरू होता है? फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू एनस. सब इसकी एंट्रेंस को क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी और माउथ. अब GIT के हमारे पास मेजर क्या फर्स्ट पार्ट है? स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में रेक्टम विद द एग्जिट एनस. यहाँ आप डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा, दिस इज द इसोफेगस, देन वी हैव स्टमक. स्टमक के बाद हमारे पास यहाँ पे ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ है अंदर है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे तीन पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम. लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे पास चार पार्ट्स हैं, सीकम, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम एंड डिसेंडिंग कॉलम. और लास्ट में हमारे पास रेक्टम है, और देन वी हैव एनस. तो फर्स्ट पार्ट GIT का है हमारे पास स्टमक. स्टमक में क्या है? जो भी आप फूड लेते हैं उसमें जो प्रोटीन पार्ट है उसकी डाइजेशन होती है इन एसिडिक मीडियम. हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम भी प्रेजेंट है और HCl भी प्रेजेंट है. इन दोनों ने क्या करना है, जो भी आप फूड प्रोटीन लेंगे फूड में, उसकी डाइजेशन करवा देनी है. और ये सिक्रीट कहाँ से होते हैं? HCl और एंजाइम हमारे स्टमक की लाइनिंग के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो इनको सिक्रीट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ GIT इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? आपके पास दो फंक्शन होंगे. फर्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड, सेकंड इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. मतलब जो फूड हमने खाया उसको डाइजेस्ट भी करना है उसने, और उसके बाद उस फूड में से क्या न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेना है. So digestion of protein takes place in alkaline medium in the presence of enzyme. जैसे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम था, उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स की डाइजेशन कराते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कराते हैं, लिपिड्स की डाइजेशन कराते हैं. प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए हमें अल्कलाइन मीडियम चाहिए. स्टमक की जो हमारी pH है वो एसिडिक है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ HCl, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो pH है दैट इज अल्कलाइन, और वहां पे हमारी प्रोटीन की भी डाइजेशन होनी है, देन कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की भी डाइजेशन होनी है. लिपिड्स की डाइजेशन के लिए हमें एंजाइम्स के साथ बाइल सॉल्ट्स भी चाहिए होते हैं. उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होनी है, विटामिन्स होनी है और मिनरल्स होनी है. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिजीजेस ऑफ GIT. हमारे GIT ट्रैक में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? सबसे पहले हमारा पार्ट था स्टमक. तो स्टमक में हमें पता है कि एसिड प्रेजेंट है. एसिड की कंसंट्रेशन कम होने से या एसिड की कंसंट्रेशन जरूरत से ज्यादा हो जाने से भी प्रॉब्लम हो सकती है.
तो एक कंडीशन है हमारे पास एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया क्या है? इट इज द प्रोसेस या कंडीशन इन विच देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एसिड। स्टमक में हमें एसिड चाहिए डाइजेशन के लिए, लेकिन एक्लोरहाइड्रिया में क्या होगा कि आपकी स्टमक के अंदर जो एसिड प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगी। जो सेल्स एसिड प्रोड्यूस करते हैं वो फंक्शन करना बंद कर देंगे। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एक्लोरहाइड्रिया। या दूसरा केस ये हो सकता है कि एसिड प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं हो रही, जितनी जरूरत है उतनी नहीं बन रही। दैट इज कॉल्ड हाइपोक्लोरहाइड्रिया। Inadequate secretion or no secretion of acid takes place in stomach causing achlorhydria or hypochlorhydria. उसी तरीके से अगर एसिड ज्यादा बनने लग जाए दैट इज कॉल्ड हाइपर एसिडिटी और hyperchlorhydria. When excess secretion of acid takes place in stomach, it causes hyperacidity or hyperchlorhydria. उसके अलावा हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स हो सकता है या गैसेस की एक्यूमुलेशन हो सकती है। देन इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड्स हो सकती है, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन हो सकती है, जरूरत से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन से हो सकती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डायरिया हो जाता है। या अगर हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या करती हैं? आपकी बाउल मूवमेंट्स को गाइड करती हैं, मतलब जो एक्सक्रीशन है आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के हेल्प से होगी। अगर इनसफिशिएंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगी, ये होती हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास अगर सलाइवा प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर ना हो तो उसकी वजह से स्वेलोइंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी कंडीशंस थी जिन केसेस में हमारे को एक्सटर्नली कुछ केमिकल्स या कुछ एजेंट्स देने पड़ते हैं टू ट्रीट द डिजीजेस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इनमें हमारे पास सबसे पहला आता है एसिडिफाइंग एजेंट्स और एसिडिफायर्स। What are acidifying agents? These are the drugs or agents which are used to increase metabolic acidosis or gastric hydrochloric acid. जब हमारी बॉडी के अंदर या हमारी स्टमक के अंदर पर्टिकुलरली एसिड प्रोडक्शन कम हो जाती है, उस केस में हम ऐसे एजेंट्स या ऐसे ड्रग्स देते हैं जो एसिड के कंटेंट को बढ़ाते हैं। These are called acidifying agents or acidifiers. For example, dilute HCl. Next आता है हमारे पास antacids. Antacids क्या है? These are the drugs or substances which are alkaline substances and are used for neutralizing excess acid in the stomach of the patient suffering from hyperacidity. जब भी किसी को एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी का मतलब स्टमक के अंदर जो एसिड कंसंट्रेशन है वो जरूरत से ज्यादा हो गई है, उतनी हमें नहीं चाहिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई एल्केलाइन सब्सटेंस देना पड़ेगा। वो एल्केलाइन सब्सटेंस या वो ड्रग जिससे हम एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटासिड। एग्जांपल्स में आता है इसके सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोटेक्टिव्स एंड एड्सॉर्बेंट्स। अब जब हमारी बॉडी के अंदर कोई गैस, स्टमक के अंदर गैस चली गई है, एक्सेसिव गैस एक्यूमुलेशन हो गई है, या कोई टॉक्सिन चला गया है, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बन गया है, या कोई बैक्टीरिया भी है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम देते हैं प्रोटेक्टिव्स एंड एड्सॉर्बेंट्स। दीज आर केमिकली इनर्ट सब्सटेंसेस। ये किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, केमिकली बिल्कुल इनर्ट है, इनका कोई रिएक्शन नहीं है। which are used in the treatment of mild diarrhea or dysentery of GIT because of their ability to absorb gases, toxins and bacteria. Chemically inert हैं
मतलब ये खुद से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं कि अपने सरफेस के ऊपर जो एक्सेस गैस है या टॉक्सिन है या कोई बैक्टीरिया है उसको एड्सॉर्ब करा लेते हैं। उसको एड्सॉर्ब कराने की वजह से क्या होता है, वो उसके ऊपर जो हमारे को नहीं चाहिए, गैस टॉक्सिन बैक्टीरिया नहीं चाहिए, वो उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गया और वो उसके साथ निकल जाएगा। ये उस तरह से काम करते हैं। इनको यूज कब करते हैं प्रोटेक्टिव्स और एड्सॉर्बेंट्स को? जब डायरिया हो या डायसेंट्री हो। कई बार अमीबा की इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो जाता है, तो उस टाइम पे हम इनको यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स में आता है बिस्मथ सब कार्बोनेट, बिस्मथ सब नाइट्रेट, मिल्क ऑफ बिस्मथ। नेक्स्ट है हमारे पास कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स क्या है? दीज आर ड्रग्स which bring about defecation. They are beneficial in constipation and for expulsion of intestinal parasites. कई बार क्या होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गई, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो हम उस टाइम पे कैथार्टिक्स देते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी बाउल मूवमेंट्स को इम्प्रूव करते हैं ताकि जो आपने खाया है वो एक्यूमुलेट ना हो, वो निकल जाए, तो उसमें हेल्प करते हैं कैथार्टिक्स। These are beneficial in constipation and expulsion of intestinal parasite. कई बार क्या होता है, हम कॉमन लैंग्वेज में कहें तो पेट में कीड़े पड़ गए हैं, मतलब लोग कहते हैं कि कीड़े हैं जी इसके पेट में, तो उस चीज को रिमूव करने के लिए भी हम कैथार्टिक्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। कैथार्टिक्स के जैसे ही होते हैं परगेटिव्स। परगेटिव्स क्या है? दीज आर ऑल्सो कैथार्टिक्स विच एक्ट सिमिलरली, उसी तरह से काम करते हैं बट जनरली माइल्ड इन एक्शन। जो कैथार्टिक का एक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, परगेटिव्स का उससे कम होता है। काम वही करना है, उन्होंने भी कॉन्स्टिपेशन रिलीव करानी है, डेफिकेशन करानी है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो कम है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लेक्सेटिव्स। लेक्सेटिव्स क्या है? ये उससे भी माइल्ड है, परगेटिव से भी। लेक्सेटिव्स आर माइल्ड टाइप ऑफ परगेटिव्स। दे गिव राइज टू सेम इफेक्ट बट वेरी इन नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। रिजल्ट सेम है, कॉन्स्टिपेशन रिमूव करनी है या आपको डेफिकेशन करवानी है, बट इनका मैकेनिज्म डिफरेंट है और थोड़ा नेचर डिफरेंट है। इनका सबकी डिटेल हम आगे करेंगे एक एक करके। इसके एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम फॉस्फेट। नेक्स्ट आती है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ जीआईटी एजेंट्स। जीआईटी एजेंट्स हमने एक समझ लिए कौन कौन से हैं, अब उनकी आगे फर्दर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमने किए थे एसिडिफाइंग एजेंट्स या एसिडिफायर। ये आगे 4 तरह के हैं: गैस्ट्रिक एसिडिफायर, यूरिनरी एसिडिफायर, सिस्टेमिक एसिडिफायर एंड एसिड्स। फिर सेकंड क्लास आती है हमारे पास एंटासिड्स की। एंटासिड्स में सबसे पहले है हमारे पास सिस्टेमिक या एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स। एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट। नॉन सिस्टेमिक या नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स में हमारे पास कई तरह के हैं, जैसे एल्यूमिनियम कंटेनिंग हो गए। एग्जाम्पल है हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। कैल्शियम कंटेनिंग हो गए जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, कैल्शियम कंटेनिंग में आ जाते हैं हमारे पास ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। उसी तरह से मैग्नीशियम कंटेनिंग जिसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट है, उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉम्बिनेशन एंटासिड्स। 2 एंटासिड्स को मिक्स करके भी दिया जाता है कई बार। इसमें एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। थर्ड क्लास आती है हमारे पास प्रोटेक्टिव्स एंड एड्सॉर्बेंट्स की। उसमें हमारे पास आते हैं बिस्मथ के कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल बिस्मथ सब कार्बोनेट, बिस्मथ सब नाइट्रेट। फोर्थ क्लास है हमारे पास कैथार्टिक्स की। कैथार्टिक्स में सबसे पहले आते हैं स्टिमुलेंट्स। ये कुछ नेचुरली अकरिंग स्टिमुलेंट्स हैं जो प्लांट से हमें मिलते हैं, जैसे सेना है, रुबाब है, कैस्कारा है, पोडोफाइलम है, कैस्टर ऑयल है। सेकेंड हमारे पास आते हैं बल्क परगेटिव्स। एग्जाम्पल है इसमें मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज। गम है, ये भी एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है। इसबगोल है, ये भी एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ल्यूब्रिकेंट्स। इसके एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन, ग्लिसरीन।
सेलाइन कैथार्टिक्स, इसमें आता है आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट। अब सबसे पहली क्लास है हमारे पास एसिडिफाइंग एजेंट्स या एसिडिफायर्स की। एसिडिफायर्स या एसिडिफाइंग एजेंट्स को क्या है? दीज आर इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस दैट आइदर प्रोड्यूस और इंक्रीज एसिड। हमने एक पहली कंडीशन की थी, जब स्टमक के अंदर एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्लोरहाइड्रिया। एंड जब स्टमक के अंदर हमारा एसिड बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्लोरहाइड्रिया। तो उन दोनों कंडीशंस में हम एसिडिफायर्स को देते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस जो एसिड की प्रोडक्शन बढ़ा करते हैं, या बिल्कुल नहीं हो रहा तो एसिड को एड ऑन हम बाहर से देते हैं, उनको बोलते हैं एसिडिफायर्स। ये क्या करते हैं? इंक्रीज द लेवल ऑफ एसिड इन स्टमक व्हेन इंजेस्टेड, thereby decreasing the stomach pH। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एसिड कंटेंट बढ़ाएंगे तो पीएच हमारी कम की तरफ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स। गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स क्या हैं? These are the drugs that are used to increase acidity of the stomach in patients suffering from achlorhydria और hypochlorhydria। जब हमें स्टमक में देने हैं तो उनको बोलेंगे गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स, मतलब एसिड कंटेंट हमने स्टमक का बढ़ाना है जब। सेकंड है हमारे पास यूरिनरी एसिडिफायर्स। यूरिनरी एसिडिफायर्स क्या हैं? विच आर यूज्ड टू रिमूव एसिडिक यूरिन फ्रॉम बॉडी और टू मेंटेन पीएच ऑफ यूरिन। ये यूरिन की एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं, इनको बोलते हैं यूरिनरी एसिडिफायर्स। देन हमारे पास आते हैं सिस्टेमिक एसिडिफायर्स। सिस्टेमिक एसिडिफायर्स क्या करते हैं? ये हमारे जो ये उस तरह के कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस या ड्रग्स हैं जो हमारे अल्कलाइन बॉडी फ्लूइड्स की एसिडिट को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। गैस्ट्रिक तब हुआ जब स्टमक आई, यूरिनरी एसिडिफायर जब यूरिन का एसिडिटी कंट्रोल करनी है, सिस्टेमिक हुआ जब हमारे बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड की एसिडिटी को रेगुलेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एसिड्स। एसिड्स हमने इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत तरह के एसिड किए हैं, तो उन अब सबसे पहला हमारे पास आता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl हमें पता है इसका फॉर्मूला H, एक H है एक क्लोरीन है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 36.46 है। इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास 36.46, उसमें से 35.46 तो क्लोरीन का है और 1 है हमारे पास हाइड्रोजन का। इसकी सबसे पहले करेंगे प्रॉपर्टीज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड, स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके अलावा इट इज मिसिबल विद वाटर, मतलब पानी में घुल जाता है, और अल्कोहल के साथ ये 1.18 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। उसके बाद इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अटैक्स मेटल्स, मेटल्स के ऊपर अटैक करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वेल नोन फैक्ट है कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोराइड्स बना देता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर ये जब हाईली इसको डाइल्यूट कर देते हैं तब भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहता है। ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आती है इसकी प्रेपरेशन। प्रेपरेशन कैसे करेंगे इसकी? इसको हम बनाते हैं, जो सी सॉल्ट होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड है, उसका रिएक्शन कराते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, और इन दोनों चीजों को हीट करते हैं कास्ट आयरन के पैन में। कास्ट आयरन के पैन में इन सॉल्ट केक फर्नेस। प्रेपरेशन कैसे होगी? सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन सोडियम क्लोराइड, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे, इनको हीट कराएंगे इन कास्ट आयरन, IRON आएगा, पैन,
ऑफ अ सॉल्ट केक फर्नेस के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको करवाएंगे। जब इतनी हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो हमारे पास जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वो गैस की फॉर्म में हो जाएगा, आएगा। उसके बाद वो उस HCl को ऊपर जाने देंगे, गैस है ऊपर को राइज करेगी, उसके ऊपर हम हाई टेम्परेचर है पानी डालेंगे, उसको ठंडा करेंगे, हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा पानी के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये है उसकी रिएक्शन NaCl प्लस H2SO4 गिव्स NaHSO4 प्लस HCl। ये हमें चाहिए था। अब इसके बाद क्या होगा, जो NaHSO4 बना इसको हम अगर आगे और NaCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास सोडियम सल्फेट और HCl आ जाएगा, तो हमारे पास खूब सारा HCl बन जाएगा। सेकंड मेथड है इसका, जब हम कॉस्टिक सोडा बनाते हैं। कॉस्टिक सोडा बनता है सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब कॉस्टिक सोडा बनता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन बाय प्रोडक्ट्स की तरह बनते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन निकलते हैं, तो उसको हम मिक्स करा देते हैं तो वो हमारे पास HCl आ जाता है। दो मेथड्स हो गए इसकी प्रिपरेशन के। फर्स्ट इज फ्रॉम सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेंगे, हमारे पास NaHSO4 आएगा और HCl बन जाएगा। सेकेंड इज जो ये NaHSO4 आया उसको वो आगे अगर और